अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इको। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। अदनान सरवर। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है शॉकिंग रिजल्ट एट द ओलंपिक्स, पाकिस्तान विन गोल्ड। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर सबसे पहले हम सब ये बात एडमिट करेंगे कि नीरज चोपड़ा इज अ वर्ल्ड क्लास चैंपियन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। देखिए, आज के समय हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये एक जो गोल्ड मेडल इंडिया को चाहिए, पिछली बार की तरह टोक्यो ओलंपिक्स की तरह पेरिस में भी यही जीतेंगे गोल्ड मेडल। अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत, मगर याद रखिएगा, भारत का जो अकेला सिल्वर मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं एंड ही हैज बीन ए चैंपियन फॉर इंडिया। चाहे साउथ एशियन गेम्स देख लो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर जगह इन्होंने भारत का झंडा लहराया है और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं ये। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में अचानक से, देखिए, कोई भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, मगर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। एक बार सोच कर देखो, ओलंपिक्स में ना 100 मीटर की एक रेस भी होती है, बहुत ही फेमस। आप इमेजिन करके देखिए कि कितना दूर ये लोग जैवलिन थ्रो कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर फेंका है जैवलिन, मगर अरशद नदीम ने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने पाकिस्तान का अकेला मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल। और ये जो जीत है ना, इसने पूरा गणित बदल के रख दिया है। आप देखोगे आज के समय, हालांकि पीएम मोदी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक जीत हुई है। बट आप साथ ही साथ ये भी देखोगे कि ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला गया ओलंपिक्स में। मेडल टैली में आप अगर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आपको दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान का एक मेडल, इंडिया के 5 मेडल हो चुके हैं। जी हाँ, हमारी जो हॉकी टीम है उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। तो सबसे पहले जो मेडल टैली है ये मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के नीचे कैसे हो गया और इतिहास में कितनी बार ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के पीछे हुए हैं ना। ओलंपिक मेडल टैली अभी के लिए अगर हम देखें, बाय द वे, ओलंपिक्स को अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये 11 तारीख को, 11 अगस्त को ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है और एक आप देखोगे नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है यूएसए चाइना के बीच में। चाइना के 29 गोल्ड मेडल, यूएसए के 30 गोल्ड मेडल। चाइना 1-2 गोल्ड मेडल कहीं से एक्स्ट्रा अगर ले आया ना, तो चाइना यूएसए के आगे चला जाएगा। और एक बात नोट करना, ऑस्ट्रेलिया ने होम कंट्री फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियंस, मैं कहूंगा, हमें स्टडी करना चाहिए इनकी सोसाइटी को, किस तरीके से यहां पर ये एथलीट्स प्रोड्यूस करते हैं। कमाल का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का इस केस में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ऑल राउंड स्पोर्ट्स में आप देखोगे इनकी डोमिनेशन है। और ऑस्ट्रेलियंस, ये जो ग्राफिक है ये काफी शेयर कर रहे थे कि वैसे हम चाइना और यूएसए से पीछे होंगे, मगर आबादी से देखो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5-3 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम बात करें गोल्ड पर मिलियन की, तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पर मेडल आता है आबादी के हिसाब से 1.44 मिलियन का, यूएसए का 12 मिलियन का, चाइना का 56 मिलियन का। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अगर यहाँ पे होता तो यही होता, 1.34 बिलियन और 0 गोल्ड। क्योंकि अगर हम मेडल टैली में देखें तो हमारे प्यारे भारत को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंडिया की रैंक अब हो चुकी है 64, हम टॉप 50 में भी नहीं है। हालांकि 5 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं, 1 सिल्वर है। और मेडल्स क्या आएंगे नहीं आएंगे, देखिए, एक रिले रेस है, उसमें देखना होगा कि कुछ हम जीत पाते या नहीं जीत पाते। मुझे जेन्युइनली यहाँ पर बुरा लग रहा है विनेश फोगट के लिए। अगर वो गोल्ड मेडल ले आती और इंडिया का यहाँ पर एक गोल्ड हो जाता ना, इंडिया सीधा यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप 50 में आपको दिखता, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया के आसपास। वो हमारे साथ बहुत ज़रा, आप कह लीजिए, बैड लक हो गया। पाकिस्तान आप देखोगे इंडिया के ऊपर आपको दिखेगा। रीज़न सिंपल है, गोल्ड मेडल की वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम लोग 50 सिल्वर भी ले आते ना और 50 ब्रॉन्ज भी ले आते, और पाकिस्तान का एक गोल्ड भी होता या किसी और कंट्री का भी एक गोल्ड भी होता, तो वो कंट्री इंडिया के ऊपर आपको दिखता। नहीं तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया के भी 6 मेडल है, मगर पाकिस्तान का सिंस एक गोल्ड निकल गया। गोल्ड ने सब कुछ, यहाँ पे मैं कहूँगा एवरीथिंग वाज अबाउट गोल्ड। हमारे बहुत सारे मेडल्स आए हैं, बहुत सारे एथलीट्स आप देखोगे रैंक 4 में खत्म हुए हैं। काफ़ी हमारे एथलीट्स बहुत करीब थे
मेडल लाने के। आप यही कह लीजिए, अब मैं क्या कहूँ, इस बार के हमारे जो ओलंपिक्स हैं डिसअपॉइंटिंग है। जितना पैसा खर्चा था, जो उम्मीदें थी, अब जो भारत बन चुका है, जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट में भी अब हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। उम्मीदें तो थी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ 2-3 गोल्ड कुछ तो आता है। यहाँ पर एक भी गोल्ड ना आ पाना, इट इज़ डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। अब यहाँ पे आप पूछोगे, ठीक है गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, मगर पाकिस्तान का कंटेजेंट इतना छोटा था, तब भी ये लोग हमसे आगे निकल गए। क्या ये इतिहास में कभी हो चुका है कि ओलंपिक मेडल टैली में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हो? हाँ, काफ़ी बार हो चुका है, मगर ये बहुत टाइम पहले हुआ था। चलिए आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कब-कब इंडिया पाकिस्तान के पीछे रहा है ओलंपिक्स में। जब 1960 में रोम में हुए थे ओलंपिक्स, इंडिया का 1 मेडल आया था, पाकिस्तान के आए थे 2 मेडल, पाकिस्तान आगे निकल गया। फिर 1967 मॉन्ट्रियल कनाडा में ऐसा हुआ था, लॉस एंजलिस यूएस में हुआ था। कई ओलंपिक्स इंडिया के ऐसे गए हैं जहां पर खाता ही नहीं खुला, बिल्कुल शून्य मेडल थे। मगर आखिरी बार ना ये सब हुआ था 1992 में। 1992 से लेकर अब तक हो गए हैं 32 साल। तो 32 सालों बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मेडल टैली में मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है। जो अभी के लिए समीकरण है, अगेन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, अगस्त 11 तक ये ओलंपिक्स चलेंगे। एक कहीं से कुछ मिराकल हो जाता है, गोल्ड मेडल कहीं से आ जाता है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एज ऑफ नाउ, जब 9 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, लग रहा है कि इस लिस्ट में एक और ओलंपिक गेम्स का नाम ऐड हो जाएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक्स, जहां पे इंडिया के 5 मेडल होंगे, मगर पाकिस्तान का 1 होगा और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिनिश करेगा। और ये सब नंबर देखकर दुख ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जब 1992 में आप जाओ, आपको खुद पता है 1992 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, हम सबको पता है। गोल्ड भारत के बाहर हमको रखना पड़ा था, आईएमएफ से हेल्प लेनी पड़ी थी। उस वक्त क्या हमने स्पोर्ट्स पे खर्चा होगा, क्या कंटीजेंट होगा हमारा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तब से लेकर अब तक आज के समय इकोनॉमिक मसल हमारी ठीक ठाक है। सरकार टैक्स भी खूब सारा वसूल रही है और सरकार ने 470 करोड़ से ऊपर 16 स्पोर्ट्स में खर्चे हैं कि यहाँ पे 16 जो ये स्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली एथलेटिक्स, शूटिंग एक्सेट्रा वेरियस स्पोर्ट्स हैं, यहाँ से इंडिया गोल्ड लेकर आएगा, कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट स्टिल डिसअपॉइंटिंग है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा, हालांकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं आप हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि चाइना जैसा परफॉर्म कर रहा है, हम वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। चाइना की देखिए परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये है, उनका जो स्कूल सिस्टम है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत अच्छा है, वेल फंडेड है। चाइना के स्कूल्स काफ़ी हद तक मैं कहूँगा स्टैंडर्ड में इंडियन स्कूल से बेहतर है। वहाँ पे एथलीट्स को वो लोग पिक कर लेते हैं। चाइना में सिस्टम ये है कि बहुत ही अर्ली एज से ही जो प्रोडिजी होता है, जिस एथलीट में पोटेंशियल होता है मेडल लाने का, अर्ली एज से ही उसको स्कूल लेवल से ही चुन लिया जाता है। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में वो फिर एनरोल हो जाता है और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करती है और उसको एक गोल्ड मेडलिस्ट बनाया जाता है। बहुत रेयरली होता है कि चाइना में कोई कहीं रैंडमली कोई आदमी 16-17 साल की उम्र में उठता है और कहता है कि आई थिंक आर्चरी में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, खुद प्रैक्टिस करता है और मेडल ले आता है। दिस इज़ रादर रेयर। गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है चाइना की मेडल टैली में। तो इंडिया में देखिए अभी तक मैं यही कहूँगा, लोग गलत नहीं बोलते। हमारे यहाँ दसियों सालों से लोग इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में जाया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ, अच्छे स्कूल में जाओ, फ्यूचर सिक्योर करो। स्पोर्ट्स में पता नहीं कुछ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर एथलीट्स लोअर लेवल पर कितनी बार करप्शन फेस करते होंगे, कितनी बार उनको मौका नहीं मिलता होगा, वो बातें तो खैर काफ़ी बार हम जान ही नहीं पाएंगे। तो हमें देखो फंडामेंटली बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगेन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिचुएशन को इम्प्रूव कर नहीं सकते। ये जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, इंडिया के लिए एक लेसन होना चाहिए कि मेडल लाने का सिंपल ये तरीका नहीं है कि 450 करोड़ रुपए या 470 करोड़ रुपए आपने बस इन्वेस्ट कर दिए और ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेडल में। आप पैसा किस तरीके से खर्च रहे हो, इसमें भी आपको बहुत ज़रा सोच समझ के एक्शन लेना होगा। अब एक बार को यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के फादर फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, कई ओलंपिक एथलीट्स को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। इन्होंने हाल ही में ये कहा था कि इंडियन एथलीट्स उतना दम नहीं लगा रहे, उतना एफर्ट नहीं डाल रहे। वेल देखो, ये क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि प्रकाश पादुकोण बिल्कुल गलत है, इनका अपना एक्सपीरियंस है, ये भी अपनी तरफ से अपना एक व्यू पॉइंट रख रहे हैं। बट इन दी एंड देखिए, हमें अपने एथलीट्स को सपोर्ट करना होगा। वी हैव टू बिलीव इन देम और उम्मीद यही है
कि इस बार के ओलंपिक से हम सीखेंगे, कई जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं उनके मॉडल्स को स्टडी करेंगे और होपफुली इवेंचुअली हमको इसके रिजल्ट भी दिखेंगे अगले ओलंपिक्स में। अगले ओलंपिक्स यूएसए में है, तो होपफुली वी विल परफॉर्म बेटर इन यूएस। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है लद्दाख में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ऑप्शन ए पर्वत प्रहार, ऑप्शन बी जोरावर, ऑप्शन सी स्नो वॉर या फिर ऑप्शन डी वर्टिकल लिमिट। बहुत ह्यूमंगस लेवल पर ये एक्सरसाइज करी गई थी कंडक्ट। यहाँ पे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, उसके अलावा जो हमारे टैंक्स हैं, बहुत कुछ हमने यहाँ पर यूज़ किया है। बताइए लद्दाख में हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज करी गई है कंडक्ट। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच, इसकी एनरोलमेंट 10 अगस्त को खत्म होने वाली है। नाउ कई बार लोग पूछते हैं बैच, व्हाट डज अ बैच इवन मीन। देखिए, आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली आप किसी भी चैप्टर उठा के आप कहीं से भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दोगे। आपको चाहिए एक प्रॉपर बिगिनिंग। यू वांट अ प्रॉपर स्टार्ट जहां पे चैप्टर 1 से आपकी तैयारी कराई जाए और प्रॉपरली पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जाए। एक बैच का काम यही है जहां पे आप बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लासेस आपकी होती है, रेगुलरली उन क्लासेस को आप अटेंड करते हैं और प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपनी यूपीएससी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो जो अर्जुन बैच है स्टडी आईक्यू का, इसमें एनरोल करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी किसी भी टाइम किसी बैच में किसी स्टूडेंट को हम एनरोल नहीं कर सकते। एनरोलमेंट सिर्फ बिगिनिंग में ही होगी। तो इस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। ये बैच वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, और जिस तरीके से यूजुअली हम बात करते हैं विद अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज में भी ये कोर्स अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। मोबाइल फ़ोन पे है तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये कभी भी नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और अचानक से आप देखोगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। सो यूज़ करिए कोड PD10 और याद रखिएगा इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलता है। 10 तारीख तक का टाइम है यहाँ पे एनरोल करने का। उसके बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको एक नए बैच के लिए वेट करना होगा जब भी वो स्टार्ट होगा। तो दिस इज द राइट टाइम, एनरोल इन द अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो, सर ने काफी रिसर्च कर रखी थी और मैं भी देख रहा था भाई साहब के ओलंपिक में ना पाकिस्तान ने काफी दफा गोल्ड जीते और वो भी ज्यादातर हॉकी में जीते हैं। 4 बार वर्ल्ड कप जीते हैं हॉकी में, और ओलंपिक में भी 3-4 दफा तो हॉकी में ही जीते हैं गोल्ड मेडल। बिल्कुल। और भाई पाकिस्तान वो देख लो भाई, वो एक वो जिस तरह एक कहावत भी देते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। आज भाई साहब सुनार जो है वो 100 वाला नहीं है ना, एक लोहार की लगी है, एक सुनार की भाई काफी बड़ी हो वो सब भाई अपने अल्फाज नहीं भाई मतलब मैं इसलिए ले रहा हूँ कि भाई साहब किसी को तंग नहीं कर रहे, एक मेडल इसका लोहार की तंग नहीं हम कर रहे। लोहार की ना बोल भाई, लोहार की बोल भाई साहब वो ऐसा ही है कि भाई पाकिस्तान के एक मेडल जो है ना वो इंडिया के 5 अब पता नहीं हमारे कितने भाइयों की जलेगी भी भाई। इतनी खुशी हो रही है, वो भाइयों की इस बंदे ने गोल्ड जीत के पूरे पाकिस्तान में इतनी नफरत, इतनी बेरोजगारी में, इतने बुरे हालात में इतनी खुशी दी है। और वो भी उस वक्त जब उसकी सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ने की नहीं। बिल्कुल जिस तरह नीरज चोपड़ा को पूरी कंट्री सपोर्ट करती है, उसको वज़ीर-ए-आज़म करता है, इन्होंने नहीं किया। जिस तरह इंडिया को जीते और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुला के पता खिलाड़ियों की कितनी मुबारकबाद दी है और खुशी का इजहार किया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, नीरज चोपड़ा हमारे जो अर्शदीप भाई है उसको मुबारकबाद दे, उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाए, उसका हक बनता हो, इसका हक रखता भी है। और हम चारों मिलियों की तरफ से आप मुबारकबाद पेश करते हैं अर्शदीप को और कोशिश करेंगे और नीरज हम उसके घर पे जाएं। मुबारक हो भाई। नहीं वो भी प्लेयर एक करोड़ में भाई साहब सिल्वर ले लिया,
ये भी बड़ी बात है। नहीं भाई, उसकी भी अपनी मेहनत है, हार जीत चलती रहती है। वो बंदा तो वही है ना जिसने 7 मरतबा हराया हुआ है। हाँ। और ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुशी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी है अपने जीतने की, बहुत ज्यादा खुशी हार जीत तो है। साथ में ये नहीं कि नीरज चोपड़ा के लिए हम बुराई करें या बुरा नहीं, बोले, नहीं, नहीं, वो भी उसकी player भी है। मेहनत है, वो भी हमारे भाइयों की तरह है। ये भी है भाई साहब, ये जो 7 बार जो हारा था ना, ये सब पे भारी पड़ गया। हाँ। अब बंदे ने रिकॉर्ड बना दिया। तारक तू मुझे ये बता, तू इतनी देर खेलता रहा है स्पोर्ट्स यार, तू हार हार के जब जीतेगा तेरा सारी मेहनत उसमें आ जाती कि नहीं? असल में भाई उसकी मेहनत है भाई। नीरज चोपड़ा का अब ना तो ये बंदा तिब्रू भाई को दिखेगा, ना ये लोक सर को दिखेगा, ना ये रोहित मेजर सर को साहब दिखेगा। ये बंदा अब किसी अब को नहीं तिब्रू दिखेगा। नहीं वीडियो सब बनाएगा, ऐसे करके बैठ अब जाएगा। रोहित सर भी नहीं बनाएगा, लोग भाई भी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएंगे हम ना, तो तारे बनाएगा। चलो बनाए ना बनाए उनको और जाते जाते मैं ये भी हमारे बता पास तो दूं, हक बनता बुरा है। तो लगेगा, बुरा तो बहुत लगेगा। और पूरी दुनिया की चैंपियन टीम मेरे भाई इधर बैठ के मेरा गला दबाने में बैठ जाते थे, वो श्रीलंका। ये वो मुद्दा नहीं है। चलो छोड़ दे, ठीक है ठीक है ठीक है, मुद्दा अलग ही मुद्दा। नहीं, जो टॉपिक है उस पर डिस्कस। अच्छा भाई, बात ये है कि भाई ये सर ने जो बात की है ना भाई, वो चीजें हमने भी फेस किया है। और भाई हमारे कंट्रियों में ना भाई अक्सर जो एथलीट होते हैं ना, ये अमीर का बच्चा भाई साहब मेहनत नहीं कर सकता। सवाल आखिरी ही पैदा एथलीट होता है। बनना भाई साहब, हमारे साथ एक लड़का था, MP MLA का बच्चा था, वो पता ट्रेनिंग कैसे करने आता था, वो मौज से करता था ट्रेनिंग। तो उसको तो पता यहाँ है उसको नौकरी की टेंशन होती है भाई साहब, हमें तो नौकरी भी चाहिए होती है, पैसा भी और चाहिए। एक कोशिश होती है कि भाई हम अगर अच्छी और मैंने परफॉर्मेंस अक्सर देंगे देखा तो है, नौकरी मिलेगी। तारक भाई इतना हट्टा कट्टा है ना भाई साहब, ये भी भाग जाता था ट्रेनिंग के ओ भाई, दौरान। ट्रेनिंग बहुत इतनी मुश्किल मुश्किल है भाई। इतनी मुश्किल। लेकिन कदर कोई नहीं करने वाला। भाई मुझे याद है मोटरसाइकिल के पीछे बांध के भगाते थे 4 कई मरतबा गिरा भी है ये। और भाई साहब छिल जाते थे बाजू, कई दफा गिर जाता था भाई। जी ऐसी चीजें तो भाई आप कितने को करोगे? रात को 2-2 बजे उठ के भाई साहब वो ब्रिज के ऊपर जाके दौड़ना, ऊपर नीचे जाना। ये जैसे भट्टी में सोना कुंदन बनता है ना, वैसे। ये ऐसे एथलीट और जल ये जल के इनकी खास तौर पे भाई ये स्पोर्ट फेडरेशन वाले होते हैं ना अक्सर भाई साहब, ये जब 417 करोड़ बता रहे थे ना भाई ये लोग सॉरी प्रशांत धवन सर, कितना लगा है? ये 417 करोड़ में से ना 100 करोड़ लगा होना प्लेयरों पे को। बाकी तो सारे करप्शन में चढ़ गए होंगे। करप्शन ही होगी। लेकिन और ये एक और भी चीज है, अगर ये हमारे 417 भाई मानेंगे करोड़- नहीं, देख लेना कमेंट सेक्शन में अगर देख ये लेना, तो मानेंगे 417 नहीं इस करोड़ बात को। पाकिस्तान में लगता ना भाई साहब, तो यहाँ से कितने हीरे निकलते। हमारे इधर मुल्क तारक में- साहब इधर बहुत ज्यादा कितने स्पोर्ट्स हीरे में निकलते। बहुत नौजवान है, लेकिन उनकी कदर कोई नहीं, ऊपर मेहनत करने वाला नहीं। अगर कोई मेहनत अपने खुद से करके आ भी जाता है, आगे उसको ये बाकी मुसीबत पसंद है, वाला कोई हमारे यहाँ भी करप्शन की मुसीबत है। बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ तो प्लेयरों को अब कहते हुए भी शर्म आती है। सारी बातें 3000 और 5000 रुपए भाई, इनाम दिए आसान जाते जाने हैं हमारे खिलाड़ी- नेशनल लेवल पर। नेशनल गेम्स में 3 से 5,000 रुपया था फर्स्ट का इनाम। और 2-3 हमारा सामूला टेनिस को खिलाड़ी हमारा, आपको पता होगा भाई, हाँ, हाँ। उसका पासपोर्ट गुम हो गया। तारक 2 दिन इस्लामाबाद में बैठा रहा, उसका पासपोर्ट नहीं बना। आखिरकार उसको वजीर आजम साहब के पास जाना पड़ा 2018 से पहले। शहबाज नवाज शरीफ ने कहा, तब जाकर उस बंदे का रातों रात तीसरे दिन पासपोर्ट बना था। इतना वो हमारे मुल्क का नाम उसने ये रोशन किया। कदर है जी पाकिस्तान। ये कदर हमारे स्पोर्ट्स मैन की पाकिस्तान में। आगे आप हिसाब लगा लो। खा जाते हैं पैसे हमारे पास ना। शुरुआत में अच्छा स्कूल की बात करें, हमारे पास भाई साहब ये सिस्टम है कि हम ना वो प्राइमरी लेवल से खेलते हैं स्कूलों में। और जेवलिन थ्रो में भाई साहब 7वीं 8वीं क्लास में मैं भाई अच्छा आने लग गया था, मतलब स्टार मेरी किया अच्छी थ्रो हो गई थी जेवलिन थ्रो में। उस वक्त मैं भाई साहब 5-6 इवेंट करता था, जेवलिन थ्रो करता था, हैमर थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और 100-200 मीटर 400 मीटर भी रेस लगाता था। साथ में कबड्डी मतलब भी सारी थी। सारी गेम, फुटबॉल भी, ऑलराउंडर बोल सकते हैं वो था भाई। और बाकी भाई मेरा जब कैंप लगा ना लाहौर में, मेरा कैंप लगा तो जेवलिन थ्रो कर रहे थे, मैं थ्रो करनी शुरू हो गया, हैमर थ्रो कर रहे थे, मैं वो करना शुरू हो गया। लॉन्ग जंप एक ही दिन में, वो पिछले टाइम जो जानते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होता है। लॉन्ग जंप लगाने लगे मैं वो शुरू हो गया, ये- हाई जंप लगे मैं वो शुरू, वो एक ही टाइम पे मैंने 7-8 गेमें की। वो तो ये बंदा आसान मुझे था। बताता, भाई साहब बात तो सुनो, तू इंसान है। तो भाई हकीकत बात है, एक बंदा 4-5 गेम में एक दिन नहीं वो कर रहा वो है। ट्रेनिंग भाई बड़ा मुश्किल होता है। एक आप तो देख रहे हैं, ये भाइयों ने निज़ाम फेंका है कि इनको गोल पे दूसरा दौड़ लगा दे, बहुत नहीं, मुश्किल ये होता इनका है। फील्ड जो है, एक दिन में उसमें 4-5 इवेंट करना बड़ा मुश्किल मैंने लगता है भाई। तो भाई वो इतना कुछ था भाई
कि भाई इतने इवेंट एक साथ करता था। वो जवानी थी भाई साहब, पावर होती है, लेकिन फिर भी कदर करने अब तो वाला बेचारा बूढ़ा हो नहीं, गया अब तो भाई वो चीज नहीं है, फिर दोनों कंधे खराब है। जब शादी हो जाती भाई, जिम्मेदारी आ जाती, फिर वो काम वक्त नहीं रहता। अब भाई बात बीच में रह गई, सबसे ज्यादा होती है भाई मजबूरियां। हाँ है। नौकरी पे भाई साहब, एक एथलीट अगर नौकरी कर रहा है ना, सरकारी नौकरी, अगर वो मतलब कोई बड़ा इवेंट नहीं जीतता हुआ, तो उसकी सैलरी इतनी होती है, क्योंकि वो मोस्टली जो नौकरी पे आते हैं ना, उनके जो है वो स्केल बढ़ता है जब वो गोल्ड लेकर आता है किसी इवेंट में, कहीं से भी जीत नेशनल में लेकर आता है या फिर बाहर खेल के आता है। वरना चौथे से पांचवा ग्रेड या छठे ग्रेड में उसको रखते हैं, 9वें ग्रेड तक रखते हैं नौकरी में। और यहाँ पर नौकरी जो है उसमें उसकी सैलरी कितनी होती है, 30-35 हज़ार 40 हज़ार का मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा। और यकीन माने एक एथलीट जो है ना, वो अगर बैठ जाए ना खाने, तो 2000-3000 का खाना बैठ वो के ऐसे खा लेगा। ऐसे ही खा लेगा। ये एक दिन का उसकी बता रहा हूं। खुराक भाई ज्यादा होती है। बिल्कुल पावर और रेस की बात करें तो ऐसी चीज है भाई साहब, वो जितना वर्दी खा लो पता ही नहीं चलता। भाई जितना भागना होता है, मुंह भाई साहब फुकटा सा रहता है। और हाँ, वो एक और भी बात है भाई साहब, स्कूल लेवल से ही करप्शन हो जाती है भाई यहाँ पे। जब हम स्कूल लेवल पे खेलते थे ना, तो सरकारी तरफ से भाई साहब पैसे मिलते थे। उस वक्त जो मैं जब 2004-05 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था, मतलब 7वीं 6वीं क्लास में ही मैं खेलना शुरू हो गया था। तो उस वक्त भाई साहब 100 रुपया मिलता था एक खिलाड़ी को दिन का, कि आप जो है वो जब खेलने जाए, वो स्कूल वालों ने जाना होता था, आप जब खेलने जाओगे तो भाई आपको इतना खर्चा मिलेगा, जेब खर्चा। इवेंट जितने पे अलग से खर्चा पैसे मिलते हैं, लेकिन यकीन माने आज तक हमें वो पैसे नहीं मिले। उसमें से भी वो जो ऊपर वाले और ज्यादा से ज्यादा वो टीचर जो हमारे साथ जाते थे, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, वो गनेरियां लेकर दे देने की देंगे। वो जो होती है। या जो अगर वो कोई बड़ा इवेंट, वॉलीबॉल खेलते थे, वो अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत जाते, तो उसके बाद हमें वो फ्रूट चाट खिला देते। ये बच्चे खुश हो जाते हैं। तो भाई हम तो उतने में कुछ, लेकिन उस वक्त हमारा मकसद जो है ना, वो खाने पीने में कम होता था, पता ही नहीं था भाई साहब हम सरकार की तरफ से पैसे, वो भाई साहब टीचर खा जाते थे। अब अंदाजा लगा, फिर जूनियर के लेवल पे मुकाबले शुरू हुए। पहले साल भाई साहब 3000 रुपया रखा फास्ट आने का, तो 3 गांव का मुकाबला होता था, तो उसमें भी 3-4 इवेंट में जीता भाई साहब। पहले साल तो भाई मेरे अच्छे खासे पैसे बन गए, मेरे 12-13 हज़ार रुपए बन गए। लेकिन छोटी एज में 12-13 हज़ार बड़े होते थे, बहुत थे उस वक्त। तो अगली दफा जब मुकाबले हुए, दूसरी दफा फिर मैं उसी लालच में गया भाई साहब, चलो भाई हमारी ट्रेनिंग भी है, पैसे भी मिल जाएंगे और निजाम भी चल जाएगा, आगे इवेंट भी खेलने को मिलेगा। तो वो जी क्या हुआ, पहले साल 3000 था इनाम, और अगले साल जो उसको बढ़ाने की बजाय 300 कर दिया। अब बताओ, इतना घबरा दिया। 3000 में से 300 पे आ गए। और मजे की बात यह है कि भाई जब आगे खेलने जाता था, तो भाई तब मोटरसाइकिल में तेल खुद से डलवाना। तो फिर बताओ, नहीं तो फिर मुझे ये बता, कौन लड़का मेहनत इतनी करेगा? तो भाई बता रहा हूं कि भाई गुर्बत की वजह से और हमारे जो सरकारी महकमे इदारे भाई पैसे खा जाते हैं, टोटल खा जाते हैं। खर्चा बिल्कुल नहीं करते। वरना यकीन माने टैलेंट जो है ना, कमी नहीं वो है। हर घर में भरा पड़ा है। ऐसी बात। और एक और जो चीज है भाई, अमीरों के बच्चे वो भाग ही नहीं सकते भाई, वो सिर्फ खाने पीने पे भाग सकते हैं, वैसे दौड़ नहीं लगा। वो मैं बताता हूँ, जो खास तौर पे भाई सब दौड़ है ना, और ये जो कुश्ती वगैरह है, ये भाई अमीरों के बच्चे नहीं करेंगे, उनके पास में बाहर भी नहीं के बच्चे ही करेगा। क्योंकि दौड़ भाई इतनी मुश्किल है कि बंदे की भाट लग जाती है। ऐसी बात है। और तगड़ा बंदा भाई साहब इतनी मेहनत कभी नहीं कर सकता, ये भी चीज है। तो लास्ट में हम तो ये कहेंगे अपने और भाई एशियन टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और भाई नीरज चोपड़ा को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि भाई एक ये चीज खत्म करना थोड़ी सी मुश्किल होती है कि एक बंदा जब गोल्ड लेता है ना, उसके बाद वो पायदान नीचे आता है ना, तो वो इतनी खुशी नहीं होती। अगर पहली दफा तो जब नदीम जो था 5वें-6ठे नंबर पे आया था, फिर सिल्वर जीता, तो भाई सिल्वर के भी हमें बहुत खुशी थी। बिल्कुल। अब गोल्ड लेकर आए, ज्यादा खुशी है। ये तो बहुत इंडिया में बड़ी खुशी खुशी है। की लहर थोड़ी सी कम हुई है, हाँ। क्योंकि गोल्ड वाला बंदा दूसरे पायदान भाई उसका एक बड़ा इवेंट जो जीता, लेकिन वो फिर भी एक भाई रिकॉर्ड बना साहब दिया। उसको मुबारक हो। खाली हाथ जाने से ये भी बेहतर था, क्योंकि 5 जो है वो फाउल हो चुके थे। अगर छठा भी भाई साहब थ्रो अच्छी ना लगती तो फिर तो फारग हो जाना था। बिल्कुल फारग था। तो ठीक है भाई, प्लीज जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक और भी चीज करना चाहता हूँ
कि मैं जब अरशद नदीम आएगा तो भाई साहब उनके साथ हम जरूर मिलने जाएंगे हम। कोशिश करेंगे, हमसे दूर इतना ज्यादा नहीं, हम जाके मिल सकते हैं, इंटरव्यू करेंगे। नहीं दूर तो काफी है, काफी दूर है, लेकिन ऐसी बात चले नहीं। जाएंगे मिलने भाई। मोटरसाइकिल पे जा तो सकते ठीक हैं। है, मैं अपनी ना जरूरत आएगा कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे, साथ तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।